चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख ना रज्जा हूँ। लूलू दे मुड लख लख चश्मा ते मैं एक खोला एक कज्जा हूँ। इतना डिठिया इतना डिठिया मैनू सबर न आवे ते मैं होर किते वल भज्जा हूँ। मुर्शिद दा दीदार विवाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां किथे मेरे अली किथे तेरी सना। इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा ते रब दी मैं शाना खा सच आखा ते रब दी मैं शाना खा जिस शान थी शाना सब बनिया किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना। मुख चंद्र बदर शानिए मथे चमकती लाट नूरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी हिन मद भरिया किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना। वेरी नाइस भाई, थैंक यू सो मच। एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और आज के दिन का नहायत ही खूबसूरत सा एक आगाज़ कर चुके हैं। आज 27 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से ये एक स्याह दिन है। पाकिस्तान के जमहूरी दौर के हवाले से एक स्याह दिन। आज के दिन मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया गया, आज उन्हें शहीद कर दिया गया और ये एक बड़े ही अफसोस की बात है हमारे 20 करोड़ अवाम के लिए,
अगर ख़ास तौर पे इस पहलू से देखा जाए कि एक वज़ीर आज़म को कत्ल किया जा सकता है, तो बाकी जो आम अवाम हैं उनको कत्ल करना कितना आसान। खैर, आज हम इसी हवाले से बात करने वाले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उनकी ज़िंदगी के हवाले से कि वो उनकी काबिलियत के बारे में हम बात करेंगे, उनकी लीडरशिप के बारे में हम बात करेंगे, और उन्हें 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला और दोनों दफ़ा उन्हें हटा दिया गया कुछ करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे हम कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या इतनी काबिल वो खातून थी, तो कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो उनके रास्ते में आती रहीं जिनकी वजह से वो अपने जो मुकर्ररा वक्त हैं वो पूरे नहीं कर सकें। फिर 10 साल तकरीबन पाकिस्तान से बाहर रह के वो पूरी जमात को देखती रहीं, एक पार्टी को जो है ना वो संभालती रहीं, ड्राइव करती रहीं, और उन ये 72 डेज़ जो पाकिस्तान में रहीं, और उस वक्त उनमें क्या एनर्जी थी और वो क्या एक हिम्मत लेके वापस आई थी। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से इनका ताल्लुक़ है, पॉलिटिशियन है जनाब अरशद बुखारी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर फ़हीम, आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये एंकर पर्सन है, पाकिस्तान टेलीविज़न से इनका ताल्लुक़ है, मियाँ तारिक साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारी जो तीसरी मेहमान है ये जनाब सोशल एक्टिविस्ट हैं तुरत मिर्ज़ा साहिबा। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप सबकी इजाज़त हो तो मुख्तसरन वक्फे से होकर वापस आ जाएं ताकि ज़रा बाकायदा आगाज़ किया जा सके। ठीक जनाब, एक छोटे से वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। शहीद जमहूरियत, दुख्तर मशरिक और पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को पैदा हुई। शहीद मोहतरमा पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी थी, इसीलिए सियासत और जमहूरियत आपके खून में रची बसी थी। उन्होंने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी दुनिया की मारूफ तरीन यूनिवर्सिटियों से आला तालीम हासिल की। 1979 में पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, लेकिन शहीद मोहतरमा की जुर्रतमंदाना क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी बन गई। अवाम की ताकत से शहीद मोहतरमा 2 मरतबा पाकिस्तान की वजीर आजम बनी। पहली दफा 1988 और दूसरी दफा 1993 में। शहीद मोहतरमा की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई, लेकिन मुख्तलिफ इल्जामात के तहत दोनों मरतबा उनकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी न कर सकी। इन तमाम बातों के बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अवामी मकबूलियत में कभी कमी न आई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए पाकिस्तान के गरीब अवाम की बेलौस मोहब्बत हमेशा कायम रही। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में कातलाना हमले में पाकिस्तान की तारीख की अजीम और आलमी शोहरत याफ्ता लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। लेकिन शहीद मोहतरमा की सोच खत्म नहीं की जा सकी। वो कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। इसीलिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा और ताबिंदा है।
जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। आज यही हमारा मौजू है, शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। आज उन्हीं के हवाले से, उन्हीं की ज़िंदगी के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आप दोस्त भी ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा और हमारा साथ देने के लिए हमारा नंबर है 021351234550। मैं अपने मेहमानों का एक दफ़ा फिर से तारुफ़ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ तारिक साहब, जो पाकिस्तान टेलीविज़न के एंकर पर्सन हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अरशद बुखारी साहब, जो कि पॉलिटिशियन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही इनका ताल्लुक़ है। और मेरी बाईं जानिब हमारे साथ मौजूद हैं कुरत मिर्ज़ा साहिबा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ अभी अभी हमें इन्होंने ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़ारान इम्तियाज़ साहब, इम्तियाज़ फ़ारान साहब, एक ही बात है जनाब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं अपना मियाँ तारिक साहब से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। अच्छा मियाँ साहब, आप तकरीबन उन्हें अपना शहीद हुए आज 10 साल गुजर गए। ये मेरा सवाल ये है कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना, जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। तो इन 10 सालों में सबसे पहले तो वज़ीर आज़म को जो है वो उन्हें जानी तहफ़्फ़ुज़ हम लोग नहीं दे सके, और फिर उसके बाद इंसाफ का ये आलम कि 10 सालों में उनके कातिलों को अभी तक पकड़ के नहीं लटकाया जा सका। तो ये क्या आप समझते हैं कि क्या इतनी बड़ी पोस्ट का या इतना बड़ा इंसान भी इतना गैर महफूज है जहाँ पे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका, आपके टीवी चैनल का और ख़ुसूसन आज के दिन के हवाले से जितना बड़ा टॉपिक है इस पे बात करने के लिए मुझे मदऊ किया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो पहले आपने बात की है कि जी वज़ीर आज़म की असैसिनेशन हो जाती है, बात ये कि हमारी हिस्ट्री बड़ी कह लें को थोड़ी इसी तरह की। हम अपने पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जो हमारे जो उस वक्त लियाकत अली खान साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो शहीद हो जाते हैं। उनकी आज तक उनका केस नहीं, आज तक उनका मुजरिम जो है उनके बारे में पता नहीं चलता है क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए हिस्ट्री में 70 सालों में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनको हम कभी भी डिफाइन नहीं कर पाते कि ये वाक़यात क्यों हुए, इनके पीछे क्या रीजंस था। रही बात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सर, माफ़ी चाहता हूँ, इसका मतलब है कि जो ये वाक़यात करने वाले हैं वो इनकी खोज लगाने वालों से ज़्यादा मजबूत है। सर बात ये है, देखिए ये दो चीज़ें, मैं दो चीज़ें कहूँगा। देखिए इंटरनेशनल जो फोर्सेज हैं वो इन वाक़यात के पीछे कहीं ना कहीं कार फरमा हैं, उनके कहीं ना कहीं हाथ हैं, उनके कहीं ना कहीं कोई लिंक्स हैं, कुछ उनका बिहाइंड द कर्टन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए कभी भी आप किसी मुल्क को जब अदम इस्तेहकाम का शिकार करना होता है ना, तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जब पाकिस्तान वापस आई हैं, लास्ट टाइम जब आई हैं, और उनके वो जो आखिरी 72 डेज़ हैं अगर वो देखें तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी दोनों अदवार को देख लें, उनकी अपोजिशन लीडरशिप का दौर देख लें, उसके मुकाबले में इतनी ज़्यादा उनमें एनर्जी थी। वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। वो जो 10 साल का एक फेज़ रहा डिक्टेटरशिप का, उसके बाद जब जमहूरियत की बहाली की तरफ पाकिस्तान जा रहा था तो डेफिनेटली वो इस एक एम लेके आई थी, एक नए अज़म के साथ आई थी पाकिस्तान के, मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना। उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। काबिलियत देखें, रही बात ये कि वो जो दो दफ़ा उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया ना, उसकी वजह वो चीज़ें नहीं है, वो सर्कमस्टेंसेस वो नहीं है कि जिनकी वजह से हटा दिया जाए। वो सर्कमस्टेंसेस वही है, इंटरनेशनल फोर्सेस या इंटरनेशनल जो एक एस्टेब्लिशमेंट है, वो जब वो किसी से नाराज होती है, किसी से राजी होती है, तो वो उसके मामलात को देखती है। ये सारी चीजें जो हैं ये लेकिन उसका एक सबसे बड़ा जो होगा उसका नुकसान पाकिस्तान एक बहुत बड़ी लीडर से महरूम, पाकिस्तान नहीं मुस्लिम उम्मा बल्कि वर्ल्ड पूरा एक ऐसी बड़ी लीडर से महरूम हुआ। लीडर्स रोज रोज थोड़ा पैदा होते हैं। अच्छा, एक जेन्युइन लीडर जिनकी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के हाथों परवरिश होना कि बाप की हैसियत से, वो उनके फादर की हैसियत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शायद एशिया के मुस्लिम उम्मा के एक वो अजीम लीडर थे जिन्होंने मुस्लिम उम्मा को मुतहद करने के लिए एक पहला कदम उठाया। वही पहला कदम उनको फांसी तक ले गया। हमारी देखें, मैं बहुत सारी चीज़ों पे, मैं और फरहान साहब हम साथ होते हैं, अक्सर हम लोग 20-25 साल से इकट्ठे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं, कहते हैं यार हमारा मसला ये नहीं, हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट या वो चीज़ें उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती, जिन मतलब वो अवाम को इख्तियार या हक हासिल नहीं है कि वो
हकायक जो है वो जान सकें। सर ठीक है? मसला ये यही है कुछ ना? हकायक इतने तल्ख हैं और कुछ हकायक ऐसे हैं कि जो अगर हम लाना चाहते हैं वो सच जो है वो इतने ज्यादा शोर झूठ बोला जाता है कि वो सच सच लगता ही नहीं है हमें। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा जनाब अरशद साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। ये वही एक जमात है जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है इसके लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ज़िंदगी दी है अपनी। और आप क्या समझते हैं, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो खिदमात हैं उनके हवाले से और जो ये बात कर रहे थे उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान भाई, सबसे पहले तो आपकी और आपकी तमाम टीम की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी टीवी चैनल का, जिन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया और हमें यहाँ मदऊ किया। बात आपने आज जिस हवाले से हम यहाँ बैठे हैं 27 दिसंबर के हवाले से, ये पूरी दुनिया को पता है, और आज चूँकि मुझे वहाँ होना चाहिए था, चूँकि हमारे लिए ये दिन हम योम सियाह के तौर पे मनाते हैं, हम जाते हैं वहाँ हाज़िरी देते हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम में आने की वजह से मैं ना जा सका। और सबसे बड़ी बात जो है सर, मोहतरमा को किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, तारीफ़ की मोहताज नहीं है वो। मोहतरमा एक ऐसी लीडर थी और उनकी एक ऐसी हिस्ट्री है जिस पे अगर हम 2 साल भी बात करें तो कम है, ये टाइम उनके लिए कम है। उनकी इतनी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए, इस मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं। तारिक साहब ने बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि 2 मरतबा उनकी हुकूमत को मतलब हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हटाया गया किसी इल्ज़ामात के तहत, लेकिन वो इल्ज़ामात साबित नहीं हुए जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए थे। सर, मैं इंतहाई माजरत, कुछ हमें अचानक एक ब्रेक की तरफ जाना है, ठीक है? मैं फ़ौरन ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे जो है गुफ्तगू का दोबारा से आगाज़ करते हैं। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और हम जहां से गुफ्तगू को छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। अरशद साहब, तो आप वो जो अदवार थे जो उन्होंने गुजारे और उन्हें रोक दिया गया और उन पर इल्ज़ामात की वजह से हुकूमत ख़त्म करनी पड़ी, आप इस हवाले से बात करें। फ़हीम भाई, बात यह है कि 2 मरतबा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत को और ख़ुसूसन मोहतरमा की हुकूमत को जब उन्हें करप्शन के इल्ज़ामात की बिना पे हटाया गया, लेकिन वो इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। बाद आज मामलात ऐसे चलते रहे कि 1979 से देखें, जब मैडम मोहतरमा यहाँ आई फर्स्ट टाइम, जब पहले वो अपनी तालीम को मुकम्मल करके पाकिस्तान आई 77 में, ठीक है, और 1979 में वो जब ये ज़िया उल हक साहब का जब वो था सिस्टम, तो उन्हें 1979 से लेके 1984 तक उनको मुख्तलिफ जेल में उनको पीरियड गुजारना पड़ा। किस्म किस्म के उनके ऊपर देखो तशद्दुद, और उनको मतलब एक औरत ज़ात थी, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। उन्हें जेलों में बंद किया, मुख्तलिफ तरीके से उनको तंग किया गया, लेकिन वो नडर औरत थी और वो एक ऐसी अजीम लीडर थी। आज भी अगर हम उनके लिए आज का दिन जो है हम योम सियाह के तौर पे मनाते हैं, हमें यकीन करो आप, अभी भी इस वक्त हम एक बहुत मतलब मुझे रोना आ रहा है कि मोहतरमा एक ऐसी लीडर थी कि उसके बाद हमें कोई ऐसा लीडर नसीब नहीं हुआ है। उसके बाद हमें ऐसा कोई लीडर नसीब नहीं हो जिसके पास आवाम की फ़िक्र हो, जिसके पास गरीबों की फ़िक्र हो। लेकिन हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि मोहतरमा ने जाते जाते आवाम के लिए कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाएं कि आज भी आवाम उसको याद करती है। बिल्कुल सही। एक उन्होंने ऐसे स्कीम इस आवाम को इशू किया है जिसकी बिहाफ पे आज भी आवाम उससे करोड़ों आवाम को, उस करोड़ों गरीब आवाम को उस स्कीम के तहत बेनिफिट मिल रहा है, जिसको आपको भी इल्म है, तारिक साहब को, तमाम टीम को इल्म है कि उन्होंने एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का स्कीम जो है वो दिया आवाम को, और आज भी हर खातून, हर गरीब, अच्छा, वो ताहयात उन लोगों को मिलता रहेगा, तो उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे आते रहेंगे उनके पास। मतलब जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक है, जिनका किसी का हाथ नहीं है, माजूर है, उनको मिल रहे हैं वो पैसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो जो धोखे से या मतलब
करप्शन के ज़रिए जो लोग जो हैं लोगों का हक मार के अपनी जेबों में भर रहे हैं, तो उनका कोई एहतसाब वगैरह का भी सिलसिला होता रहता है? बिल्कुल सर, है इसमें एहतिसाब का सिस्टम बाकायदा, ये हमारे एक सिस्टम के ज़रिए गुजरता है। ये मरहला वाइज होता है हमारा। ये जब कार्ड इशू होता है, कार्ड में पैसे आते हैं, वो तमाम तर उसके ऊपर नज़रसानी रखते हैं और उसके हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। इसको हम लोग जिसके ऑर्गेनाइज़र हैं और जो इस सिस्टम को चलाते हैं उस तमाम चीज़ों पर नजरसानी करते हैं, नजर रखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये जो लोग फेक मैसेजेस कर देते हैं, मुझे मैसेज आए थे आए दिन कि ये तो जनाब सर, आपको ये इनकम ज़्यादातर- सपोर्ट टैक्स वाले पैसे जो है ना वो आपका नाम निकल आया, पता नहीं। सर, हम आपको कोई बड़ी बात नहीं, इसमें वो जो इसकी सबसे इंचार्ज है उनको आते हैं। नहीं सर, ये तो मारवी हम- मेमन को खुद आते रहे ये सर, मैसेज। हर महीने में 2-3 मैसेज तो मुझे भी मिल जाते हैं। 30,000 रुपए, 31,000 मैसेज की रुपए खैर है। मुबारक हो। चले जनाब तक़रत मिर्ज़ा साहिबा, बात हम कर रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। अब ये एक खातून है, तो एक खातून होने के नाते आप क्या देखते हैं उनका एक जो उनकी पर्सनैलिटी का एक ऑरा था, वो लाखों के हुजूम में वो जब खड़ी होती थी वो पता चलता था कोई एक रहनुमा खड़ा, कोई एक लीडर खड़ी। तो इस हवाले से आप उनसे मतलब उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ज़रा वो बताएं। फ़हीम, बहुत शुक्रिया। 27 दिसंबर को आपने मुझे आज बुलाया और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बेनज़ीर भुट्टो के लिए उनको याद कर सकूं या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। नवाजिश। जितना उनको मैं एडमायर करती हूँ, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे ख्याल में बेनज़ीर ऐसी शख्सियत है जिससे मिलना ज़रूरी नहीं है। वो उनका जो सहर है, उनका जो आपने कहा ऑरा है, वो हर एक उस सियासी फ़हम रखने वाले शख्स तक पहुँचता है जिसको इदराक हो चीज़ों को, जिसको फ़हम हो, जिसको सियासी नज़र हो, नज़रियाती अप्रोच हो जिसकी। बेनज़ीर भुट्टो, मैं उनको किसी पार्टी में कन्फाइन नहीं करती। वो एक बहुत बैनुल-अक़वामी शख्सियत हैं। वो एक ऐसी लीडर थी जो कि जैसे आपने कहा रोज़ रोज़ नहीं पैदा होते हैं। और मेरा बहुत इत्तफ़ाक़ रहा है, मैंने ट्रैवल किया है सिंध में भी और नेशनल लेवल पे भी। मैंने देखा है कि भुट्टोइज़म इज़ अ रोमांस, जो ख़ास तौर पे सिंध की जो आवाम है उनको इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन खड़ा है, कौन उम्मीदवार है। भुट्टो के नाम पे लोग आज भी दीवाने हैं। और ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगी जो लास्ट इलेक्शन ऑब्ज़र्व करने का मेरा एक एक्सपीरियंस गुजरा है। मैंने ख़ुद देखा है औरतें बेनज़ीर भुट्टो को इस तरह एडमायर करती हैं जैसे उनका जो एक रोमांस है और जो कि बेनज़ीर भुट्टो को कभी मार ही नहीं सकता। किसी ने हमारे एक साथी हैं हसन मुश्तबा साहब, उन्होंने एक नज़्म लिखी थी बेनज़ीर भुट्टो के लिए। उसका एक लफ्ज़ है कि वो मुर्दा होकर ज़िंदा हैं, तुम ज़िंदा होकर मुर्दा हो। और ये बिल्कुल बात यकीनी तौर पे मैं मानती हूँ कि आज वो लोग जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन की थी वो पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, लेकिन हिस्ट्री में अगर आज भी कोई चीज़ रकम है तो वो बेनज़ीर भुट्टो का नाम। बिल्कुल सही। इम्तियाज़ फ़ारान साहब, तो 10 साल गुजर गए उन्हें शहीद हुए और अभी तक सूरत हाल आपके सामने है। एक दफ़ा अपनी जो मुद्दत है वो पूरी भी कर चुकी है इन्हीं की गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और गवर्नमेंट में भी उनके अपने घर वाले, ठीक है। और अभी तक कातिलों का कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं अवाम तो जानना चाहते हैं, उनके घर वाले जानना चाहते हैं, पार्टी वाले जानना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अवाम ज़रूर जानना चाहते हैं कि हमारी वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया, हमें कातिल जो है ना वो सामने लेके आए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम, देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो एक मरतबा आई बीबी की शहादत के बाद। अब मुस्लिम लीग की हुकूमत तो कई मरतबा आ चुकी है और आज जो जितने आमिर आए, डिक्टेटर आए, जिन्होंने कब्ज़े किए इस मुल्क में, उन्होंने भी मुस्लिम लीग का सहारा लेकर ही कब्ज़े किए और हुक्मरानी भी की। वो आज तक नहीं पता लगा सके कि बता नहीं सके, पता है सबको कि बता नहीं सके आज तक कि लियाकत अली ख़ान का कातिल कौन है। सबको पता है कातिल, और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के एक एक वर्ग को पता है कि उनका कातिल कौन है और उनको इस बात का इदराक है और वो इसी हवाले से इंतकाम लेते हैं। जो बीबी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लोग उसके ऊपर बड़ा बाज़ लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बात बिल्कुल सही यही है। देखें, हम भी इलेक्शन कैंपेन में थे जब ये वाक़या हुआ था कराची प्रेस क्लब के। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि 18 अक्टूबर 2007 से पहले शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाखों लोगों की बहन थी, लेकिन उसके बाद जो वाक़या हुआ कारसाज वाला, उसमें भी हम थे, ये मियाँ हम सब उसमें उसके कवरेज पर मौजूद थे। उसके बाद मैं समझता हूँ वो माँ में तब्दील हो गई थी, क्योंकि उस रात को हमने एक अजीब बेनज़ीर देखी बिलावल हाउस के अंदर। रात 2 या 2:30 बजे की बात थी जब ये वाक़या हो चुका था। निसार खोड़ो साहब के साथ हम थे
और उसके बाद हमने देखा कि वो सोई नहीं थी। फिर हम आ गए निसार खोड़ो साहब के घर पर और वहाँ पे हम बैठे, फिर सारी सूरत हाल, अचानक मैसेजेस आना शुरू हुए कि बस सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है तमाम लोगों को बिलावल हाउस पहुँचना है। और फ्यूल, मैं उसके बाद बीबी को जब भी मूवमेंट करते हमने देखा तो सबको ये हिदायत होती थी कि फ्यूल टैंक सबके फुल होंगे और कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जाना, और वैसे भी नहीं कर पाते थे, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे डायरेक्टिव्स थी और फ्यूल टैंक सबके भरे होते थे। और बाज़ लोग तो ऐसे होते थे कि जो अपने साथ अलहदा भी रखे होते। सुबह जब बिलावल हाउस पहुँचे तो अचानक मोहतरमा निकली हैं वहाँ से और सबसे पहले मुझे याद पड़ता है चनेसर गोट आई थी, सईद गनी की फैमिली के लोग थे, उसमें कई एक शहीद हो गए थे, उधर आई। उसके बाद सीधी लियारी गई और उस सब गई। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फ़हीम वाहिद गढ़ी खुदा बख्श है एक कब्रिस्तान, और दूसरा अगर कराची में हम बोलें तो वो तो मखसूस, फिर भी आप कहेंगे कि पूरे पाकिस्तान के किसी सियासी जमात के वर्कर शहीद जो हुए साने कारसाज में, जिनकी तादाद कोई 23 बताता है, कोई 46, जिनकी जो नामालूम थे, जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी थी, उनकी तदफीन इस वक्त गढ़ी खुदा बख्श में हुई भी है। आप क्रिटिसाइज़ किसी को भी कर सकते हैं। वहाँ पर वो शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खुसूसी हिदायत पर दफनाया गया था उन्हें, और उन्होंने यानी कि ये बात कही थी कि ये सारे भुट्टोज हैं और इनको गढ़ी खुदा बख्श में दफन किया जाएगा। तो यानी वहाँ पर वर्कर सिर्फ गढ़ी खुदा बख्श में दी गई ना, बिल्कुल ऑनर दी गई, और वो एक नई बेनज़ीर जिसको यानी कि उसके हवाले से जो कुरत कह रही थी कि एडमायर करती है, मैं समझता हूँ उससे भी आगे एक मामला हैं जो मैं आपसे ज़रा मज़ीद इस हवाले से जानना चाहूँगा। एक वक्फे का वक्त, वक्फे से वापस आते हैं तो ये बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। अच्छा, इम्तियाज़ फ़रहान साहब वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि वो जब मोहतरमा वापस पाकिस्तान आई, ठीक है, जब मुशर्रफ साहब ने उनके ऊपर जितने लगे हुए इल्ज़ामात थे वो हटाए और फिर पाकिस्तान आई, तो उस वक्त वो एक पहले की बेनज़ीर भुट्टो से मुख्तलिफ थी, मतलब एक अलग इंसान थी। तो इस बारे में थोड़ा बताइए, कैसे, मतलब ये चीज़ कैसे फील की आपने? भाई मैं सिंधी एक ग्रुप में था उस वक्त, बिलावल हाउस हम बड़ा कवर करते थे, अभी भी वहाँ कवर करते हैं। उस वक्त की पॉलिटिक्स भी हमने देखी। जाम सादिक में जब नया कॉलेज में आया, मैंने जर्नलिज्म शुरू की, तो जाम सादिक का दौर सबसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी पे कभी इतना मुश्किल दौर नहीं गुजरा जितना जाम सादिक के दौर में गुजरा। परवेज़ मुशर्रफ वगैरह का दौर तो कुछ भी मुश्किल दौर नहीं था। ज़िया-उल हक का दौर भी इतना मुश्किल नहीं था जितना हमने खुद बीबी को परेशान देखा। और वहाँ पे 3-4 केसेस ऐसे थे, आज भी रिकॉर्ड पे हो सकते हैं, कि जो फिर बनाए गए। हमने खुद उसमें परवेज़ अली शाह उस वक्त बहुत करीब होते थे, डॉक्टर सफदर अब्बासी इतने करीब वो नहीं होते, तो एक डॉक्टर तहसीन वगैरह होते थे। उस वक्त भी हमने पॉलिटिक्स देखी बीबी की, फिर 2007 के बाद भी देखी। जब बीबी यहाँ से वापस जा रही थी तो यहाँ पर एक कैंपेन लॉन्च की गई बाकायदा सरकारी सतह पर कि ये भाग गई हैं, फ़रार हो गई हैं, अब वापस इन्होंने नहीं आना। जबकि वो सारा कॉमबैक के लिए गई थी कि वहाँ जाएंगी क्या होगा। और बिलावल, शायद मैं समझता हूँ कि बिलावल और ये तीनों बच्चे उस बात के अमीन हैं कि इनसे कोई ना कोई गुफ्तगू यकीनन की है बीवी ने, और वहाँ ये सारी चीज़ें तैयारी करके फिर वो वापस आई। और वापस आई तो शायद इसीलिए आई थी कि उन्होंने अब वापस नहीं जाना है, यानी उनके जहन में जो भी विल होगी। और ये कहा करती थी वो अक्सर, जो उस वक्त करीब थे। एक दफ़ा रात को, रात भी हम ये था कि हम निसार साहब के यहाँ बैठे हुए थे, रात 2 या 2:30 बजे की बात थी। अचानक पता चला जी बिलावल हाउस पहुँचना है। वो सब गए, उन्होंने बोला चलो जी आप लोग भी साथ चलो। हमारे फाजिल जमीली साहब हमारे थे और 1-2 दोस्त और थे। हम सीधे जब वहाँ पर गए, उन्होंने बोला चलो चलते हैं, हो सकता है कोई मीटिंग वगैरह होगी। अचानक पता चला गाड़ियाँ वहाँ से निकली, चूँकि हिदायती होती थी, फ्यूल सारे टैंक भरे होते थे। सीधे पता चला लाल शाहबाज कलंदर के, सीधी वहीं, यानी यहाँ से निकले सीधे वहाँ पे हाजिर उन्होंने वहाँ पे भरी। फिर उसके बाद और भी एक्टिविटीज़ हुई। इतनी सरप्राइज एक्टिविटी थी बीबी की, और लोगों से मिलना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो चेंज हो गई थी, यानी माँ के रूप में वो पूरी तरह आ गई थी। और बहुत सारी बातें की जा सकती। इस इस्टेब्लिशमेंट को अगर सबसे पहले किसी ने, मैं भुट्टोइस्ट कभी भी नहीं रहा, ना मेरा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक है, लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि बेनज़ीरिस्ट है, मैं उसको बड़ा प्राउडली ऑन करूँगा। और बेनज़ीर साहिबा के लिए बात करना एक अजीम के लिए, उनके लिए कोई हैसियत नहीं है। मेरे लिए बड़ी हैसियत की बात है कि मैंने शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए बात की। मैंने उनकी बहुत सारी मैं इस बात का गवाह हूँ कि मैंने
ऐसे लोगों से मैं मिला जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मिल चुके हैं ना, उन किसी तरह उनकी मुलाकात है या उन्होंने कोई एक दफ़ा उनसे बात की हुई है, तो वो उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा सरमाया है। वो बताते हैं लोगों को, वो इस कदर मुतासिर है उनसे कि हमने बीबी से ये काम कहा और उन्होंने उसी वक्त उन्हें बुलाकर उन्होंने कहा ये काम किया जाए इसका। तो उनकी नस्लें संवरी हुई हैं जिन लोगों के साथ अच्छा किया हुआ है या जिन लोगों के मतलब वो इतना रिगार्ड करने वाली और वो एक ऑनर देने वाली खातून थी। जैसे आपने अभी बताया कि वो 23 जो हैं वो लावारिस लोग, वो वारिस हैं। वो जब शहीद हुए उस वाक़ये में और उनको गड़ी खुदाबख्श में दफनाया गया और कहा गया कि इनकी वारिस मैं खुद हूँ। मतलब फ़हीम, हम दुबई में थे, हम सब गए जब बीबी एग्जाइल में थी, वापस आ रही थी उस वक्त। उसके बाद ना तो एक सबसे मशवरे किया करती थी बीबी। कई वाक़यात हैं जो पीपल्स पार्टी के बड़े लोगों के लिए और उनके विटनेसेस मौजूद हैं, तो उसमें मुख्तलिफ बातें हो रही थी। शज्जा, हाजी मुज़फ़्फ़र शज्जा साहब के बड़े भाई भी मौजूद थे, हम सब, और उसमें बात हुई। हमने कहा बीबी ये जो बेनज़ीर का नारा लगता है ना, जिए भुट्टो बेनज़ीर, रिदम नहीं है बीबी इसमें। यानी हम लोगों ने एक बार, अब सब बोले ये क्या बात हो गई, सब एकदम बोले नहीं, उन्होंने बोला नहीं, बताएं क्या होता है। हमने कहा बीबी बे से जिए भुट्टो, बेस इसको आप हटाएंगे और रिदम नहीं बनती बेनज़ीर, जिए भुट्टो बेनज़ीर नहीं। उन्होंने बोला बोलती करके बताओ, यानी आप सब जब बोला बीबी की, जब पहले पाकिस्तान में इंटरव्यू हुई पहले जलसे में उन्होंने खुद नारे लगवाए, सिर्फ जिए भुट्टो के नारे लगवाए, जी बने। यानी इस टाइप की खातून क्या बताया। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी बाबू। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हाँ, वालेकुम सलाम। फ़हीम भाई, राना लियाकत लाहौर से। राना लियाकत साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है सर, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तमाम मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम और खास तौर पे बॉबी भाई को तो सबकी तरफ से अर्ज करना चाहूँगा। हाँ, आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन है, तो इसके मुतालिक चंद बातें मैं ये कहना चाहूँगा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हमारे मुल्क और कौम के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है, बेशक, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्हें 27 दिसंबर को सदियों तक हमेशा याद रखा जाएगा। मोहतरमा एक ज़हीन और काबिल एहतराम शख्सियत थी। उनमें आप यकीन जानिए कि बेशुमार सलाहियतें मौजूद थी, जिनकी बदौलत वो मुल्क की पहली वज़ीर आज़म खातून मुंतखब हुई। मगर उनकी शहादत एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मोहतरमा शहीद भुट्टो न सिर्फ हमारे मुल्क के लिए एक मुनफरिद लीडर थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मुनफरिद लीडर की हैसियत से उभरी और ता क़यामत तक उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल सही। ये खूबसूरत, बस एक शेर मैंने उनके लिए बहुत खूबसूरत लिखा है, वर्क कर दूं कि ए शहीदे वतन, ए शहीदे वतन, तेरी अजमत शुजाअत पे लाखों सलाम, जब तलक ये दुनिया मौजूद है तेरा जिंदा रहेगा हमेशा नाम। बेशक बेशक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। मोहतरमा के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनका वो जो मिशन, जब वो पाकिस्तान आई थी दोबारा से, और जिस इरादे से, जिस जज्बे से, जिस अज़म से वो आके उन्होंने वर्किंग की थी, और मगर उन्हें ज़्यादा देर तक वो ज़िंदा ना रह सकें और उसे कंटिन्यू ना कर सकें। हमारे साथ अरशद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उनके बाद, इस शहादत के बाद जो पीपल्स पार्टी आप देखते हैं इस वक्त, क्या ये वही पीपल्स पार्टी है? क्या वही सारे अज़ाइम और वो सारा कुछ नज़र आता है आपको अवाम के लिए? फ़हीम भाई, और एक जुमला, माफ़ी चाहता हूँ, एक जुमला आपने और भी कहा था पहले, आपने कहा था कि हमें कोई अच्छा लीडर नसीब नहीं हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब के बारे में क्या कहते हैं? जब से फ़हीम भाई, जब से बिलावल साहब फ्रंट पे आए और पार्टी के चेयरमैन बने, तो हमें नज़र आ रहा है कि मोहतरमा की 75% उसमें है गर्ज, यानी कि 75% जो कमी थी वो पूरी हो गई मोहतरमा की। हाँ, वो हमें पूरी हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें लगता है कि जो उसमें मोहतरमा की ख्वाहिशात हैं, इंशाल्लाह वो जो मुकम्मल ना हो सके इस मुल्क, इस आवाम के लिए, इंशाल्लाह वो बिलावल साहब आने वाले दौर में पूरे करेंगे। बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह आवाम के लिए बिलावल साहब की जो कोशिशें जारी है, इंशाल्लाह वो हमें नज़र आ रहा है। ज़रदारी साहब के बारे में, वो भी पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा है, नाम है, उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं।
75% तो बिलावल साहब हो गए, तो जरदारी साहब को 25% का आप देते हैं? नहीं सर, ज़्यादा देते हैं। जरदारी साहब तो हमारे बात 100 से ऊपर जा चुकी। जी हाँ। लेकिन फहीम भाई, जरदारी साहब ने देखो कुछ कारनामे ऐसे किए हैं कुछ कम्युनिटीज़ के लिए, कुछ मतलब पीपल्स पार्टी में सबसे बड़ी बात तो ये कि मोहतरमा के अंदर एक खासियत ये थी, सबसे बड़ी खासियत, कि उनके लिए पीपल्स पार्टी का एक छोटा वर्कर भी बिलावल है। अच्छा। अगर लेडीज़ थी तो वो उनके लिए बख्तावर और आसफा से कम नहीं थी। ये उनकी सबसे बड़ी उसमें क्वालिटी थी मोहतरमा में। आपने बात की जरदारी साहब की, जरदारी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह सब पे बारी है इस वक्त, और वो जो बोलते हैं वो करते भी हैं। और जरदारी साहब ने माशाल्लाह सर हमें तो बहुत अच्छी चीज़ से नवाजा है, जिसके लिए हम बहुत सालों से हम इंतज़ार में थे। पिछले दौरे हुकूमत में, हमारे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, चूँकि मेरे ताल्लुक़ सवात KPK से हैं, तो हमें तो एक बहुत बड़े नाम से नवाजा, खैबर पुख्तनख्वा के नाम से। देखो ये हमें जरदारी साहब की गिफ्ट है, तो हम तो उनका, वो हमारे चेयरमैन हैं, को चेयरमैन हैं, तो लिहाजा हम तो बिल्कुल उनके अप्रिशिएट करते हैं और हर मामलात में उनके साथ हैं। वो तो ऑफ कोर्स होना ही है, चेयरमैन जो है वो जिस तरफ जाएंगे बस तो रहनुमा जरदारी है, साहब आप तो है ही पीछे बारी पीछे सर, फहीम भाई, हाँ? जरदारी साहब तो बारी है ही, और वो बारी रहेंगे। सही, ठीक होगा। ये तो आपका एक जमात की तरफ से बयान जो है ना, वो तो हम तक पहुंच गया। तो मियाँ साहब आप बताएं ना ज़रा कि जिस तरह भुट्टो साहब के इस दुनिया से चले जाने के बाद मोहतरमा ने उनके मिशन को संभाला, ठीक है, और वो उनमें उनके अंदर पूरी काबिलियत मौजूद थी और वो लेके चली, ठीक है। वो जितने भी जो भी हालात थे, आपने कहा कि बाहर की कुछ कुव्वतें थीं जिन्होंने रोका, पहले फांसी में भी उनका अपना किरदार अदा किया, इनकी शहादत में भी उन्हीं का था। बिलावल साहब जो हैं, इनके अंदर वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं जो भुट्टो साहब के साथ बात जो है बेनज़ीर में थी? नहीं फ़हीम, कुछ चीज़ें थोड़ी सी हमें थोड़ा सा ना पीछे जाना पड़ेगा। भुट्टो साहब की शहादत के बाद से पहले आपने देखा कि भुट्टो साहब मोहतरमा को शिमला मुआहदे में लेके जाते हैं, साथ में वहाँ पे इंटरनेशनल जितने भी फोरम्स होते हैं वहाँ साथ जाती हैं, और उन्होंने सियासी जो तरबियत की वो एक अपनी जगह। भुट्टो साहब जब जेल में थे और उस वक्त सबसे पहले जब अरेस्ट हुई हैं, बीबी जब हाउस अरेस्ट हुई हैं, तो उस हाउस अरेस्ट होने के दौरान में इनके साथ एक साबिर निज़ामी साहब थे, जिनको भुट्टो साहब ने अपना बेटा बनाया हुआ था, प्रोफेसर साबिर निज़ामी। साबिर निज़ामी साहब के बकौल के जी मैंने ज़िंदगी में कभी किसी औरत को इतनी बाहिम्मत नहीं देखा, ये उनका कहना है। उनका ये था कि बीबी की शहादत के बाद, मैंने चूँकि बहुत साल PTV पे वो लाइव ट्रांसमिशंस की, हम तो 8-8 घंटे की ट्रांसमिशन करते थे ये शहादत के बाद जो उनकी बरसी के मौका पर। मैंने लोगों को, ऐसे लोगों से भी मिला हूं कि जो बात नहीं कर सकते थे, सिर्फ रोना उनका शुरू हो जाता बीबी के नाम के ऊपर। साबिर निज़ामी साहब भी उनमें से कुछ एक थे। एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात जो थी कि उनमें जो हिम्मत थी, जो कर्ज थी, वो आखिरी वक्त तक रही। अच्छा, रही बात बिलावल साहब की, शायद बिलावल साहब को अभी सियासी तरबियत, कुछ लोग कहते हैं, जो बड़े लोग ये बात करते हैं कि जी उनको किसी तरबियत की ज़रूरत नहीं है, वो चूँकि बेनज़ीर के साहबजादे हैं और भुट्टो के नवासे हैं, इस वजह से उनके अंदर जेनेटिकली ये चीज़ें मौजूद हैं। बट ये चीज़ें हमें नहीं, एक चीज़ देखनी पड़ेगी, मैच्योरिटी लेवल एक वक्त आता है कि जब आपके अंदर आता है, और वो मैच्योरिटी लेवल आहिस्ता आहिस्ता बिलावल में, जो आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले वाले बिलावल थे, वो अब नहीं है, ये फैक्ट है। अब डेफिनेटली बड़ी चेंज आई है। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात ये है कि चूंकि वो फॉरेन से एजुकेटेड हैं और वो चीज़ों को पिक कर रहे हैं, लेकिन वही एक बात कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि हमेशा जो हुक्मरान या लोग होते हैं ना, वो अपने मशीरों की वजह से मार खाते हैं। अभी भी जो शायद उनसे बहुत सारी बातें या बहुत सारी चीज़ें इस तरह करवा दी जाती हैं, जो इनके एडवाइज़र्स हैं, वो शायद मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लें, थोड़ा सा एड्रेस कर लें। फरहान साहब इसे यकीनन एग्री करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें उनमें बड़ी तब्दीली आ सकती हैं। ये मशवरे देने वाले मरवाते हैं। हाँ, ये होता है। बिल्कुल सही जनाब। एक ब्रेक का वक्त आ चुका है। ब्रेक के बाद कुरत साहब आपसे जो है ना, हम इसी हवाले से बातचीत करते हैं। कहीं मत जाइए दोस्तों, तब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से हम एक बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं अपने मेहमानों के साथ। मेहमानों में मेरे साथ मियाँ तारिक साहब,
जो पाकिस्तान टेलीविज़न के एंकर पर्सन हैं, उनके साथ साथ अरशद बुखारी साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पॉलिटिशियन हैं, कुरत मिर्ज़ा हैं हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, और इम्तियाज़ फ़ारान साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट। अच्छा कुरत मिर्ज़ा साहिबा, आप किस तरह देखती हैं जो इस मौजूदा जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, और क्या जो अवाम हैं उनकी तवक्कुआत जो पहले थी पीपल्स पार्टी से, जो बीबी की होते हुए थी, वो आज भी हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिलावल के हवाले से बात हो रही थी यहाँ पे, लीडरशिप के हवाले से अरशद बुखारी साहब खुद इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुतबादिल नहीं है, और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नाम रही हैं रेजिस्टेंस का। जब से उन्होंने अमली सियासत में कदम रखा है उस वक्त से उन्होंने डिक्टेटरशिप का पूरी ज़िया की रिजीम के सामने वो डटी रहीं। साल उन्होंने गुजारे एग्ज़ाइल में, उनकी पूरी मुशक्क़त रही, उनका एक सियासी तजुर्बा रहा, और उस सियासी तजुर्बे के नतीजे में जब 2007 में उनकी वापसी हुई और हमने ख़ुद देखा कि जब वो वापस आई थी तो वो एक बहुत ही ट्रांसफॉर्म्ड शख्सियत थी उनकी, वो बिल्कुल एक नई बेनज़ीर भुट्टो हमें नज़र आ रही थी। और इस मुल्क के लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत जो हैं उस वक्त ना सिर्फ पीपल्स पार्टी से बल्कि बेनज़ीर भुट्टो से इनफरादी तौर पे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। मेरे ख़्याल में जिस तरह की सियासी विजिलेंस, जिस तरह का विजन, जिस तरह का फ़हम, जिस तरह के नज़रियाती हवाले से जितनी क्लियर बेनज़ीर भुट्टो थी, वो डटी रहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसिव सेकुलर वॉइस रहीं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी प्रोग्रेसिव नज़रियात को, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को उन्होंने हमेशा नॉट ओनली प्रोटेक्ट किया लेकिन उसको आगे लेके बढ़ी। जब वो वापस आई हैं और उनकी जो वकला तहरीक के साथ उनकी शमूलियत थी, जिस तरीके से उनकी तकारीर रही हैं आखिर वक्त तक, वो हम सब की नज़र में है। और अगर मैं कहती हूँ कि अगर इस वक्त मोहतरमा हयात होती तो पीपल्स पार्टी कुछ और होती, और हमारा जो इस वक्त समाजी हालात हैं, ये इस वक्त जो हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, सियासी तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, वो हम ना होते। इस वक्त हम कहीं और होते, बहुत प्रोग्रेस कर रहे होते, क्योंकि वो तजुर्बात जो उन्होंने हासिल किए थे अपनी ही सियासी तहरीक से, अपने ही सियासी सफ़र से, वो सारे तजुर्बात से उन्होंने सीखा और अपने आप को रिफ़ाइन करते हुए आगे बढ़ी थी। मेरा ख़्याल है कि उन जैसा फ़हम, जो विजिलेंस और जो विजन उसका था, उसका नेमल बदल पीपल्स पार्टी में कोई नहीं। अरशद बुखारी साहब, भी दोबारा से इलेक्शंस भी आने ही वाले हैं, और क्या होप्स क्या हैं पीपल्स पार्टी को इस वक्त? सर इंशाल्लाह 2018 में बिलावल साहब अगला वज़ीर आज़म है हमारा। बिल्कुल सही। तो मतलब क्या पॉलिसीज़ क्या हैं, किन की बुनियाद पे अगला वज़ीर आज़म है वो? मतलब क्या आवाम को क्या ऑफ़र कर रहे हैं आप? आवाम क्यों उन्हें मुंतखब करेंगे? लाइक सर सबसे पहली बात तो ये कि आवाम बिलावल साहब जो है आवाम के दरमियान रहते हैं इस वक्त, और बिलावल साहब के अंदर वो लोग देख रहे हैं कि बिलावल साहब के अंदर वो क्वालिटियाँ हैं, कुछ क्वालिटियाँ ऐसे हैं जो मोहतरमा के अंदर थी। आपने देखा भी हाल ही में एक जगह स्टेज पर वो तकरीर पर मारे थे, उसके बाद फ़ौरन वो आवाम के अंदर कूद पड़े, आवाम को गले लगाना शुरू किया उन्होंने। तो कुछ मामलात ऐसे हैं कि लोग देख रहे हैं, आवाम भी देख रहे हैं और हम खुद भी देख रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं। हम इस वक्त पिछले 5 साल से हम ऐसा काम कर रहे हैं, वर्कर जो है ज़्यादातर उन्होंने बताया बिलावल साहब की हिदायत पर कि आप आवाम में रहें और आवामी खिदमत करें। बिल्कुल सही। वो तो मैं वैसे ये उस खिदमत को आवाम मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह 2018 में बिलावल साहब को वो हमें वोट देंगे, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, और उस वोटों की बिना पे इंशाल्लाह बिलावल साहब वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे, और इंशाल्लाह मज़ीद भी आवाम को बेहतरी की तरफ पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत लेके जाएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो इलेक्शन से पहले का दौर होता है ना, जो आपकी कही हुई बातें, जो वादे होते हैं, जो दावे होते हैं, ये बड़ा मैटर करते हैं। जिस तरह ये जो अभी इस वक्त बरसरे इक़्तिदार पार्टी है, इन लोगों ने कशकोल तोड़ने का वादा किया था, वो तो तोड़ दिए मगर उससे बड़े मंगवा लिए। तो मतलब वो तो एक बड़ी तकलीफ़देह बातें होती हैं। इसी तरह ये पीपल्स पार्टी के हवाले से पूछना चाहता था कि कोई ऐसी चीज़ के ये एजुकेशन पे बड़ा काम करने वाले हैं, या हेल्थ पे कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम करने वाले हैं, ख़ास तौर पे
सिंध में या मतलब पूरे पाकिस्तान में क्या क्या प्लान्स है, ज़रा इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर इस वक्त तो हमारे बड़े बड़े वो चल रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन्होंने रोड बनाए, अभी अंदरूनी सिंध में कितने बड़े रोड बने, कराची में भी कुछ काम चल रहे हैं, अंदरूनी सिंध में चल रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग पीपल्स पार्टी के वर्कर मौजूद हैं वहाँ काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सिंध के अंदर जहाँ बहुत काम वर्कर्स हो रहा है। मौजूद नहीं है पीपल्स पार्टी के, वहाँ भी हो रहे हैं काम, लेकिन जहाँ पर मतलब अभी सिंध में हमारी हुकूमत है, ठीक है, तो सिंध में हम लोग लगे हुए हर जगह काम करें अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ दिन में आपको नजर भी आ जाएगा सही है कि काम कितना हो रहा है और क्या हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन मीडिया वाले भाई ताउन नहीं करते हमारे साथ, हमारा काम नहीं दिखाते। मीडिया वालों से पूछते थे जी भाई क्यों नहीं करते मीडिया वाले भाई, और पाकिस्तान टेलीविजन के बारे में उनका इशारा है हमारे काम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आ गई तो फिर क्यों नहीं ताउन करते आप? बात बहुत सिंपल सी बात है कि हमने तो, मेरा ख्याल है कि कोई भी टीवी चैनल जो, इवन स्टेट चैनल जो, तो स्टेट चैनल होता है उसमें तो जो पॉलिसी स्टेट की होती, गवर्नमेंट की होती, वही चलती है। पीपल्स पार्टी का दौर था तो पीपल्स पार्टी की पॉलिसियाँ चलती थी, वही सारी चीज़ें होती थी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात, हम चूँकि बात कर रहे हैं बीबी की, तो मैं 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके साथ फरहान साहब भी बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे, कि उनकी शख्सियत में एक जो सहर था ना, वो उनका बदतरीन दुश्मन जो था वो भी उसमें तारी हो जाता था उनकी पर्सनैलिटी से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि वो अपने वर्कर्स को, इवन फरहान साहब और हम लोग तो जानते हैं कि जर्नलिस्ट को एक दफा मिलता था, उसको नेक्स्ट टाइम उसके नाम से बुलाती थी। उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि अगली दफा अगर वो मिला है तो उसको उसके नाम से बुलाएंगी। वो 10 बंदों में खड़ा है ना, तो अगर उसे कोई काम है तो उसे उसके नाम लेके बुला। ये होती है बड़े लीडर की खूबी, और ये खूबी भुट्टो साहब में भी थी। अब शायद ऐसा नहीं है, ये खूबी ज़ियाउल हक साहब में भी सर ऐसा ही है, ठीक है। मैं उनके बारे में भी सुन चुका हूँ ऐसी बात। अच्छा, ये तो इसका मतलब हर बड़े लीडर में होती है, ठीक है। तो ये है बीबी ने, देखें वो लास्ट 72 डेज की मैं अक्सर बात करता हूँ क्योंकि उस पर 2-3 किताबें 2-3 लोगों ने लिखी हैं, और वो जो उनका खुसूसन पूरे पाकिस्तान के विजिट्स जो हैं, कराची से लेके केपी खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ तक, लंडी कोतल तक, अच्छा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, उन्होंने जिस तरह गई हैं, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद किसी लीडर ने इतने तेज़ तरीन दौरे या इतने विजिट्स नहीं किए होंगे जो उन्होंने 72 डेज में जलसे किए, जितनी रैलियाँ की। एक कौम में मोटिवेशन आई थी, और उस मोटिवेशन को देखते हुए, लेकिन वही बात आ जाती है, फिर वही लोग जिनकी वजह से वो 2 दफ़ा पहले उनकी गवर्नमेंट गई, जिनकी वजह से वो एग्जाइल में गई, जिनकी वजह से वही कुव्वतें नहीं चाहती थी कि वो फिर दोबारा पाकिस्तान के लिए वो काम कर सकें। अच्छा देखिए, वो अवाम के लिए वो जिस तरह वो हर जगह जगह पे गई, उन्होंने बड़े कम वक्त में अपने आराम और नींद का ख्याल किए बगैर उन्होंने इतनी वर्किंग की भी आते साथ, और लोगों को यकीन दिलाया कि मैं वापस आ चुकी हूँ और आप लोगों के लिए जो है ना मैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ। और अवाम भी बड़े खुश थे, और उनके शहीद होने के फ़ौरन बाद जो आपने रिस्पॉन्स देखा, जो टर्नओवर देखा, जो मतलब जो जरदारी साहब जब वो सदर बने, ठीक है, तो वो सारा कुछ उसी मेहनत का नतीजा था, ठीक है। जरा इस हवाले से भी बात करते हैं। जरा एक हमारे साथ अब तक के नुमाइंदे हफीज़ मक्सी जो है वो गड़ी खुदाबख्श मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज साहब, क्या हाल है? हेलो हेलो, जी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, हमें पता चल गया आप वहाँ पे मौजूद है, गड़ी खुदाबख्श। अच्छा ये बताइए कि जालों की कितनी बड़ी तादाद वहाँ पे इस वक्त मौजूद है? बिल्कुल, इस वक्त जियालों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हुई है। ना सिर्फ जियाले पहुँचे हुए हैं, बल्कि यहाँ पर जो है वो जियालियाँ भी पहुँची हुई हैं, बच्चे भी उनके साथ हैं, और भरपूर आमदानी। अच्छा, अब आ रही है आवाज़? हेलो। अच्छा, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, कुछ बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के तो फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। 7000 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। आपको दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, इस वक्त आपकी आवाज़ सही तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। बहुत शुक्रिया, अभी आपको दोबारा तंग करते हैं हम। सॉरी सर। तो सर जी ये बताइए कि जैसा कि वही बात हो रही थी कि जो मोहतरमा की जो कोशिशें थी, वो जो आखिरी 70-72 दिन थे, वो नज़र आ रही थी अवाम ने। अच्छा, वो उनके शहीद होने की वजह से बहुत सारी हमदर्दियाँ जो हैं उनके साथ चली गई थी। तो वो जो उन्होंने जिस
जिस लिए वोट दिया था उन्हें, और वो जिन बातों को सोच के, और जो सारे एक जो मोहतरमा की जो कोशिशें थी वो सारी पूरी हुई थी अपना गवर्नमेंट में। नहीं फ़हीम, इस पे मगर 5 साल पूरे हुए थे उन लोग, ये देखें, ये भी तो इनके बिल्कुल, इस पे एक लंबी डिबेट की ज़रूरत है और ये खुद पीपल्स पार्टी को शुरू करनी चाहिए। देखिए, लीडरशिप के हवाले से कन्फ्यूजन है इस वक्त। अब बहुत लॉयल्टी बहुत है, मैं समझता हूँ 80% जो भी खड़ा है पीपल्स पार्टी का, वो 80% बंदा उसके साथ बिल्कुल लॉयल्टी के साथ खड़ा है, चाहे लीडरशिप में हो, लीडर्स में हो, उनके वर्कर तो 1000% साथ खड़ा है। और पीपल्स पार्टी के वर्कर को कोई हटा नहीं सकता, उसको पीछे नहीं कर सकता, ये आज भी मौजूद है। तमाम गालियाँ भी देगा फिर भी उस पर, लेकिन लीडरशिप के हवाले से कन्फ्यूजन मौजूद है। इस वक्त बहुत कम लोगों को, आवाम में पता होता है, वर्कर को पता है, पाकिस्तान दो पीपल्स पार्टी रजिस्टर्ड है। एक में आसिफ जरदारी साहब को चेयरमैन है, एक में मुकम्मल चेयरमैन है। इस वक्त पाकिस्तान में जो हुक्मरान पीपल्स पार्टी है, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। उसके सरबराह हैं आसिफ जरदारी साहब। और अभी जनरल सेक्रेटरीशिप तब्दील हुई है, शायद लतीफ़ खोसा साहब शायद बिलावल भुट्टो साहब के साथ है, राजा परवेज़ अशरफ साहब है, यानी ये किसी बहुत सारे। और दूसरी एक है, इसका इंतखाबी निशान है तीर। और दूसरी एक पीपल्स पार्टी है जिसका चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी आप कह सकते हैं। उसका इंतखाबी निशान है तलवार। अब ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा 2018 के इंतखाबात हैं, चैलेंज होगा कि वो भुट्टो के निशान पे लड़ेंगे या भुट्टो के बाद वाले निशान पे लड़ेंगे। अगर तीर पे लड़ते हैं तो इसका मतलब है बिलावल भुट्टो की पार्टी इलेक्शन में नहीं है, फिर आसिफ जरदारी साहब की पार्टी इलेक्शन में है। और अगर तलवार के इंतखाबी निशान पे लड़ेंगे तो पता लगेगा कि भुट्टो के निशान के ऊपर एक मरतबा फिर दोनों में कोई इख्तिलाफ भी है क्या? इख्तिलाफ तो कोई नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन है ना, यानी कि जो रजिस्टर्ड है, 2 रजिस्टर्ड है, जो ओपन है। वैसे तो कई पीपल्स पार्टी रजिस्टर्ड है, नाइद खान साहिबा की भी पार्टी, लेकिन एग्जिस्ट यही 2 जमातें करती है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और एक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये भी एक, इससे भी निकल नहीं पा रहे। और देखिए, बिलावल और ये तीनों बच्चे, इनको जो मैं समझता हूँ अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसकी तरबियत हुई है बिलावल की तरबियत इसलिए हुई है कि बीबी ने बिल्कुल कुर्बत से पाला। भुट्टो साहब ने शायद इतनी कुर्बत से ना पाला हो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, क्योंकि नुसरत भुट्टो साहिबा होती थी, वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में ज़्यादा होते थे भुट्टो साहब। लेकिन बेनज़ीर साहिबा जब एग्जाइल में थी और इनकी ग्रोथ हो रही थी तीनों बच्चों की, हम 2-3 मरतबा जब विजिट हुए दुबई में, तो हमने खुद देखते थे कि किस तरह इन पर तवज्जो देती। तो मैं समझता हूँ उसकी तरबियत मौजूद है। मगर तरबियत के ऊपर अगर कोई दूसरा, देखें, लोग कहते, बचपन से हम पढ़ते आए और ये बिल्कुल हकीकत है कि बड़े दरख्त के नीचे घास फूस भी जल जाते हैं और छोटा दरख्त कभी पनप नहीं सकता। जब तक बिलावल के ऊपर से कोई ये ना इम्प्रेशन हटे कि नाब ये अपने फैसले करने में आज़ाद है, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर सबसे बड़ी ज़्यादती इस वक्त बिलावल भुट्टो के साथ हो रही है, पीपल्स पार्टी में आसफा के साथ हो रही है, बख्तावर के साथ हो रही है, कि उनकी लीडरशिप को आगे नहीं आने दिया जाए। तकरीर करना सिर्फ लीडरशिप नहीं है, जिस तरह से बिलावल काम करना चाहता है, जिस तरह से आसफा अचानक निकली, कराची में 2 मरतबा निकल चुकी है, अचानक निकली, मीडिया को पता लगा कहाँ जा रहे हैं, लियारी कहाँ होंगे पता नहीं, और फिर वो बॉक्सिंग करने चली गई, पता नहीं क्या क्या करने चली गई। इस तरह की लीडरशिप को अब बाद में उनको बैक कर लिया जाए, फिर इंप्रेशन ये आया कि जनाब उसके पीछे फला एक फैसला कुन पर्सनालिटी फला है या फला है या फला है। मैं समझता हूँ जो पंजाब विज़िट किया, इससे पहले का जो विज़िट था बिलावल का, बहुत कामयाब था, बहुत कामयाब। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि अब आसिफ जरदारी साहब के बगैर वो फैसले नहीं कर सकता पंजाब में, ना माने कमरो ज़मान कायरा साहब कितनी गले फाड़ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन डिस्टर्ब हुई है। वो खुद, उनके भाई ने क्या इलेक्शन लड़ा था, किसके कौन से निशान पे भाई इलेक्शन लड़े आपने? अभी जो 2013 के इलेक्शन हुए थे, सब भाग गए थे, सब आगे पीछे हो गए थे पूरे पंजाब में, जो अब बड़े बड़े दावेदार बन के थे। बिलावल का इंप्रेशन ये ख़त्म करना पड़ेगा कि बिलावल ही पार्टी चेयरमैन है, सारा फैसला, गलत फैसला करे बिलावल को करने दें, अच्छा फैसला करे बिलावल को। और मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों बच्चे अच्छे फैसले के अलावा कुछ नहीं करेंगे, आप उसको उनको काम करने दें। इंप्रेशन आइंदा इंतखाबात में 2018 में ये बड़ा काउंट करेगा। अगर इंप्रेशन ये रहा कि बिलावल ने देखें वज़ीर आज़म नहीं बनता, मैं आई थिंक मैं करत से ये बात कर रहा था, क्योंकि एज का भी एक मामला आएगा कि इस असम्बली 2018 के इलेक्शन में शायद वो प्राइम मिनिस्टर बनने के कोई मामलात हैं। ये ज़रूर है कि वो कंटेस्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं, जो भी सारी सूरत बने। पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, जो लॉयल लीडरशिप है, उसको बहुत सारे काम इस मामले, अपनी डिबेट खुद ओपन कर देनी चाहिए कि जनाब इस पर क्या होना चाहिए। अब अगर ड्रीम में रहना है तो ड्रीम सिर्फ भुट्टो का ड्रीम है, ड्रीम सिर्फ बेनज़ीर का ड्रीम है, ये ड्रीम ऑलरेडी मौजूद है आपके पास, ये ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है।
किसको लाना है, किसने क्या, ये तकरीर कर देना कि जी साना मॉडल टाउन में अगर किसी के साथ खड़े होकर कुछ ले लेंगे, ख्वाबों में रहना अच्छी बात है, मगर ख्वाबों को पूरा करने की तरफ आना चाहिए। उनका भुट्टो से गद्दारी होगी, रोटी कपड़ा और मकान, बिल्कुल ठीक है, ये ख्वाब है, ये पूरा करना पड़ेगा। भाई ये आपका जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है। भुट्टो से गद्दारी है, बेनजीर भुट्टो से गद्दारी है पीपल्स पार्टी की, अगर इसके ऊपर पूरा काम नहीं करती, नहीं करेंगे तो बिल्कुल सही। हम इस हवाले से बात करेंगे। आप कुछ कहना चाह रही हैं? कहना चाह रही थी कि यहाँ पे बात हो रही थी, देखें जब कोई काम होता है ना तो उसको ना मीडिया की रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है ना ही किसी की गवाही की। जब कुछ होता है तो वो सरफेस पे नज़र आता है। बीबी जब हयात थी, अगर आज पार्लियामेंट में आपको ख़वातीन की तादाद नज़र आती है, अगर आपको लीडरशिप नज़र आती है ख़वातीन की, उसका सेहरा बिल्कुल मोहतरमा को जाता है। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग ख़वातीन की आवाज़ नज़र आती है सेनेट में या लोअर हाउस में भी, तो ये बिल्कुल ये सेहरा जाता है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया पॉलिटिकल सिनेरियो में। दूसरा ये कि लेडी हेल्थ वर्कर जो एक बहुत बड़ी टास्क फोर्स है, ये बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो ही की वजह से जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी टास्क फोर्स लेबर फोर्स है आपकी, जो ख़वातीन की शमूलियत है लेडी हेल्थ वर्कर की सूरत में। या जिस तरह बुखारी साहब ने बात की थी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया, फर्स्ट वुमेन बैंक उनका कारनामा था। ये ख़वातीन पुलिस वाले ये भी इसी दौर जी में पुलिस ताकत है जो बने जी 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 जी। अच्छा सर, एक ब्रेक आ गई, ये किसी ख़वातीन की वजह से नहीं, ये हमारा प्रोड्यूसर जो है ना वो बोले जा रहा है यार। ओके अली हुसैन जा रहा हूँ जनाब, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं आप लोगों की खिदमत में, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की ज़िंदगी के हवाले से और जो उनके जो अज़ाइम थे, जो उनके जो सारे प्लान थे पब्लिक के लिए, आवाम के लिए और पार्टी को लेकर चलने के लिए, आज उस हवाले से हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। अरशद बुखारी साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर मैं आपसे ये आपकी तरफ जो है ना, ये जो बॉल इन्होंने कोर्ट पे फेंका था वो आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि बिलावल भुट्टो साहब अपने फ़ैसलों में आज़ाद नहीं हैं, और एक मियाँ साहब ने भी ये कहा था कि मशवरे जो हैं, जब तक मशवरे देने वाले वो ख़त्म नहीं होंगे और तब तक जो है वो उसी तरह सामने नहीं आ पाएंगे जिस तरह उन्हें आना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं? आपने तो सारी सूरत हाल में 75% नंबर दिए हुए उन्हें, तो अभी ज़रा इम्तियाज़ भाई ये बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इतना बड़ा लीडर है, पूरा सिस्टम चला रहा है, पूरी पार्टी चला रहे हैं वो, तो लाज़मी बात है उनके पास तो एडवाइज़र होंगे, और एडवाइज़र तो आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के वो देते हैं, राय देते हैं, लेकिन उसमें से फिर वो जो सही होते हैं, राइट होते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। अब इम्तियाज़ भाई ने जो बात की सर, आज तो बिलावल साहब की बात की बारी नहीं है। नहीं वो उनका देखें, वो बीबी का जो सारा उनका जो था आज जो हमारा प्रोग्राम मकसद वो ये लेके चल रहे हैं, बिलावल साहब यही लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाब भी होके दिखाएंगे। हाँ। जो मकसद, जिस मिशन पे वो निकले हैं, जिस इरादे से वो निकले हैं, मैदान में उतरे हैं, इंशाल्लाह वो इस मकसद में कामयाब भी होंगे। हमारी भी दुआ है, पूरी मुल्क की दुआ है कि वो गरीबों के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। और आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन जब की तो ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देखे की या अभी ये बात की पीपल्स पार्टी की है आपने? हम तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की खुलूस, इखलास और कारकुनों और वर्करों के साथ वो मोहब्बत देख के हम, और उनके किरदार को देख के हम पाकिस्तान उसी दौर से आप पीपल्स पार्टी के साथ हैं माशाअल्लाह। और वो एक लीडर नहीं, वो इखलास थी उनकी, मिलने में, उनके बैठने में, उनके मतलब तमाम तर कारकुनों से बात करने में, वर्कर से मिलने के अंदाज उनका कुछ और ही था। और उनका मैं क्या बताऊं, उनका आपको उनकी तारीफ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन वो एक अलग है हमारे पास, उनका एक अलग एक सिस्टम था। वो कारकुनों को, जैसे तारिक भाई ने बताया आपको कि वो एक मतलब हर बंदे को अगर एक बार आपकी मुलाकात हो जाए तो दूसरी बार उनको नाम याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और वो नाम लेके बोलती थी कि फला साहब कैसे हैं आप, तबीयत वगैरह के पूछती थी वो। तो उनका एक अलग निज़ाम था। और अब बिलावल साहब के अंदर भी वो क्वालिटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहचान लेते बंदा? जी हाँ, बंदे को पहचानते हैं बिल्कुल, अपने वर्कर को, अपने जियालों को जानते हो। एक बार अगर मुलाकात हो जाए तो दोबारा इंशाल्लाह वो खुद नाम लेके पुकारते हैं। तो इम्तियाज़ साहब ने बहुत बड़ी बला छेड़ दी, इस पे हम बात नहीं करेंगे
क्योंकि इस वक्त जो मैं आया हूँ, मैं मोहतरमा की योम सिया के दिन के प्रोग्राम के हवाले से आया हूँ, और उस पर आप मुझसे जो सवाल करेंगे मैं ताबेदार हूँ। ठीक है, 27 दिसंबर को गढ़ी खुदाबख्श में इस वक्त क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? इस वक्त तो वहाँ लोग तमाम तर जियाले वहाँ पहुँच चुके हैं, चूँकि मुझे भी पहुँचना था, लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से मैं नहीं पहुँच पाया। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि पहुँच जाऊँ, लेकिन बात ये कि हाँ, वो मेरा ख्याल कोई 5-6 घंटे का ही रास्ता है यहाँ से, वो पहुँच जाएंगे आप यहाँ से जाएंगे तो। बस वो सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं बड़े ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो जो इस तरह के जो दुश्मन अनासर हैं, जो ऐसी क़ुव्वतें हैं, वो सारी एक्टिव सॉफ्ट ये टारगेट होते हैं ना, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं सॉफ्ट टारगेट, उसमें कोई भी किसी तरह शामिल हो सकता है। एक चीज़ वही मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीबी की शहादत बिलाशुबा पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी शहादत के मौके पे जो एक कॉन्स्पिरेसी हुई, जो पाकिस्तान का माशी नुकसान हुआ, सियासी तो हम शायद कभी खिलाफ माशी नुकसान पूरा हो जाता है, लेकिन वो जो नुकसान हुआ वो शायद हम अभी तक शायद उसको पूरा क्या उस पर खड़े नहीं हो सके हैं। हमारा रेलवे का सिस्टम आपको पता किस तरह क्लैप्स हो गया, हमारी रोड्स, हमारी अमलाक को जिस तरह नजरियातिश किया गया। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें बीइंग ए नेशन एक चीज़ें अपनी कर लेनी चाहिए कि हमें एहतजाज के तरीके बेहतर करने होंगे अपने, ठीक है। हमें उसके साथ साथ ये करना पड़ेगा कि हमें कुछ एथिक्स जो हैं, मॉरलिटी जो है ना, उसको ज़िंदा करना पड़ेगा, अखलाकियात को ज़िंदा करना पड़ेगा। ठीक है, जज्बात होते हैं, लीडरशिप होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये ज़रूर देखना होगा कि हम नुकसान किसका कर रहे हैं। हम नुकसान अपना कर लेते हैं तो उसके देखिए कॉन्स्पिरेसी या साजिश या जो भी था वो एक अपनी जगह, उनकी शहादत एक बहुत बड़ा अलमिया है, उसको से कतन दो राय है हो ही नहीं सकती कि उनकी शहादत से जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन उसके साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि उस नुकसान के बाद हम जो दूसरा नुकसान कर रहे थे, दूसरा नुकसान जो हुआ 3 दिन जो सूरत हाल रही मुल्क में, लोग सब जानते हैं कि शायद वो पाकिस्तान की तारीख के स्याह-तरीन 3 दिन थे कि जो इस पाकिस्तान माशी तौर पे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और बस ये तो आपके सामने ही है सूरत हाल। ये तो इतना बड़ा वाक़या था, जब भी यहाँ पे कोई हड़ताल वगैरह होती थी किसी ऐसे मौके पे भी जो सूरत हाल होती रही, आपको पता ही है, लोग अपना समझते हैं। अभी वो इसराइल वाला जो वाक़या हुआ उसके ऊपर भी लोग जो है ना वो इसी तरह डंडे पकड़ के खड़े थे। मतलब तो शुक्र है कोई इतनी बड़ा कोई सहारा नहीं हुआ अभी, मगर हमारे यहाँ तो समझते हैं कि जो भी करना है वो अपने ही डंडे अपने चीज़ों को तोड़ फोड़ करेंगे तो मेरा ख्याल है उससे उनका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। खैर, जो अरशद बुखारी साहब हैं ये गढ़ी खुदाबख्श तो नहीं जा सके, मगर हमने कोशिश की है इनको गढ़ी खुदाबख्श की तरफ लेके चलते हैं। नुमाइंदा अब तक जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं, एक दफ़ा फिर से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हफीज़ मक्सी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम। हफीज़ मक्सी साहब जरा ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और जियालों की कितनी बड़ी तादाद गढ़ी खुदाबख्श मौजूद है? इस वक्त जियालों की बड़ी तादाद यहाँ पर हज़ारों की तादाद में पहुँचे हुए हैं। ना सिर्फ जियाले हैं बल्कि जियालियाँ भी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हुई हैं, और इनके तन पर जो कपड़े हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे के ही हैं, और इसी तरह से इनको जो है कैप्स लगाई हुई हैं, और हाथों में जो रुमाल है वो भी पीपल्स पार्टी के झंडे का ही रुमाल है। इसी तरह से अगर ब्रेसलेट देखा जाए तो वो भी उनके हाथों में जो है वो पीपल्स पार्टी का ही है। और यहाँ पर जी बिल्कुल, तो यानी हर तरह अच्छा, ये से बताइए कि जनाब यहाँ पे कौन कौन सी काबिले जिक्र शख्सियात मौजूद हैं इस वक्त? इस वक्त पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर यह है कि क्योंकि बहुत बड़ा पंडाल है तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ यानी कहीं उधर है कोई इधर है, तो इसी तरह से यानी यहाँ पर फरहतुल्लाह बाबर साहब पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा चौधरी मंजूर साहब हैं और नेयर बुखारी साहब हैं, और इसके अलावा यहाँ पर नवीद कमर साहब हैं, शेरी रहमान साहब पहुँची हुई हैं, और इसी तरह से यानी पीपल्स पार्टी के तमाम जो है वो रहनुमा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये जलसा जो है बताया जा रहा है कि 1 बजे बाकायदा इस जलसे का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। और अगर सिक्योरिटी की आपको बताएं कि सिक्योरिटी के भी जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं, फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं।
7,000 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 400 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार हैं, लेडी पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो फ़ौज को जो है वो स्टैंड बाय रखा गया है। वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं जहाँ पर जो है लोगों को जो है चेक के बाद छोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल से 1 बजे जो जलसा हो रहा है उसमें बताइएगा कि जो खिताब हैं वो जरदारी साहब कर रहे हैं या बिलावल भुट्टो साहब? जी यहाँ पर जो यहाँ की जो क़यादत है उनका यही कहना है कि ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करेंगे बल्कि आसिफ अली जरदारी भी जो है इस जलसे से खिताब करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि आज जो है वो अहम फैसले किए जाएंगे और अहम ऐलानात जो है आज के इस जलसे में किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। हफीज़ मक्सी साहब हमारे साथ अब तक के नुमाइंदा ये अपडेट कर रहे थे। इस सूरत हाल से घड़ी खुदा बख्श में वाकई एक अलग मंजर है, हर साल होता है। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो आज का जो जलसा होगा, ये जो आज की ये सारी जो एक्टिविटी चल रही है, इससे क्या एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है ना वो पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, ख़ास तौर पे कारकुन हैं, उनको क्या एक मैसेज मिलने वाला है, क्या उनको फ़ायदा होने वाला है? देखिए मैं समझता हूँ कि 5 जनवरी भुट्टो साहब की सालगिरह का दिन हो, लाड़काना में बेनज़ीर साहबा की शहादत की बात हो, या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी वाले दिन के ऊपर जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा 4 अप्रैल को मुजाहरा होता है वो हो। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का वर्कर वहाँ कोई मैसेज लेने नहीं जाता। मेरे ज़ाती राय, मैं तो वहाँ कई दफ़ा कवरेज के लिए गया हूँ, वो अपनी अकीदत का इज़हार करने जाता है, अपनी लीडरशिप से अपने इश्क का इज़हार करने जाता है, उसको वहाँ पे नहीं है। हाँ ये ज़रूर होता है कि पीपल्स पार्टी वहाँ से एक फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है कि एक बहुत बड़ा एक सियासी कुव्वत, क्योंकि पूरा पाकिस्तान से लोग आते हैं, वर्कर्स आते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको कोई मैसेज दिया जाए। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का एक होता है कि एडवांटेज ले, अब वहाँ पर सारी चीज़ें। अब इसमें ज़ाहिर है कि एक है इस मरतबा बहुत तैयारियाँ हैं। देखिए मैं बिलावल की जो बात कर रहा था इस हवाले से कर रहा था, इस्लामाबाद का जो जलसा था जिसमें आपने आसिफ जरदारी साहब को रक्स करते हुए देखा, ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ ये बात कि वो फैसला सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो का था कि उस परेड ग्राउंड के अंदर जलसा करने का फैसला वाहिद उसका था, बगैर किसी मशवरे के। और ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से बता दें किसने उसको मशवरा दिया है। बिलावल भुट्टो का फैसला आया था और उसने अरकान असम्बली को कहा था मुझे हज़ारों के चक्कर में मत डालना कि मैं 1000 बंदा लाऊंगा, मैं 5000 बंदे लाऊंगा, मुझे 200 बंदा चाहिए, बस 100-200 बंदे लाओ जो तुम मैनेज कर सकते हो, झूठ बोलने की किसी को ज़रूरत नहीं है और पूरे आओ। उसके बाद परेड ग्राउंड का जलसा वर्कर का जलसा था, लोगों भीड़ को जमा करके जलसा नहीं था, वो भीड़ को नहीं जमा किया था, वो चार्ज था, वो फिर अपने चेयरमैन से बात कर रहा था, वो बिलावल से फिर बात कर रहा था। और उसके बाद देखें कि वजह में आ गए जो लीडरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि बिलावल को जिसमें है फैसला करने की ताकत, आप उसको छोड़ दें। आसमान में फैसला करने की ताकत है, उसको छोड़ दें। बख्तावर में भी ताकत है, आप उन तीनों को करने दें। सिक्योरिटी मेजर्स हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी आप उनको करने। देखिए बीबी की जो मियाँ साहब बात कर रहे थे ना, अगर आपकी कोई आज गुफ्तगू हुई है बीबी से और आपने फील किया है कि कहीं कोई तशनगी है या तलखी हुई है, आप सुबह आप समझें कि 9-11 बजे तक हम तैयार रहते थे कि मैं घर पे फ़ोन लग चुका था हमारा कि बिलावल हाउस से फ़ोन आना ही आना है, और आता था जब भी कोई ऐसी बात हम फील करते थे कि आज कोई मामला है। कल ये बात हुई, आप इसमें आपने गलत महसूस किया, मैं ये चाहती थी, आपने ये कहा, ये गलत था आपका, यानी बिल्कुल ऐसे राब्ते में रहती थी। मेल वेल तो खैर आई जाती थी, ईमेल आपको किसी वक्त भी, लेकिन टेलीफोन का आपको अंदाज़ा नहीं कि कब किस वक्त बीबी का फ़ोन आएगा आपके बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो अपना जो सियासत के एतबार से, क्योंकि जरदारी साहब उनके बाद गवर्नमेंट में आए तो इनके ताल्लुकात जो है वो अवाम के बारे में क्या एक जैसे ही ख्यालात रखते थे? क्योंकि देखें वो तो एक लीडर के तौर पे रहीं और उन जब वो सियासत में रहीं तो सियासी तरबियत की जब बात कर रहे थे तो अपना जरदारी साहब जो हैं इन्होंने ज़्यादा वक्त अपना जेल में गुजारा, उस हिसाब से कैसे देखते हैं आप? देखिए फ़हीम, हमें बहुत सारी, मैं इसलिए बार बार हम पीपल्स पार्टी के लोगों से भी कहते हैं ये डिबेट आप खुद ओपन करें, बजाय इसके कि आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आप खुद डिबेट ओपन करेंगे। देखिए जरदारी साहब की, लोग बोलते हैं सब पे भारी आसिफ जरदारी, ये एक नारा है, स्लोगन है, ये मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री जरदारी साहब के पास नहीं है, मेरी ज़ाती राय में। ठीक है, देखें वो कहते हैं जी मुफाहमत की सियासत, जब मैं पावर में हूँ आपके पास इख्तियारात हो, आपका ये है कि जनाब आपने प्रोग्राम होस्ट करना है तमाम इख्तियारात के साथ,
सारी चीज़ें आपके पास इख्तियार है कि साहब आपने होस्ट करना है, तो आप एक मुफाहमत खुद ही लेके चल रहे हैं कि मियाँ साहब से क्या गुफ्तगू करनी है, किरत से क्या करनी है, फारान से क्या। जब आप एक सीट पर बैठे हैं तो उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया। सियासत देखें, बीबी की सियासत मैं समझता हूँ, मैं इंतहाई माजरत के साथ, भुट्टो साहब से ज़्यादा सियासत थी बीबी की सियासत। भुट्टो साहब ने जहाँ सियासत ख़त्म की थी, बीबी ने वहाँ से सियासत शुरू की थी। बहुत सारी चीज़ें थी, प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ा फैसला था, कोई नहीं कर सकता था, पीपल्स पार्टी में नहीं, बीबी ने किया। अच्छा, वोटर जो है वो बीबी के जाने के बाद कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? मैं समझता हूँ वोटर डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि शायद बड़ी तादाद में वो नए वोटर नहीं बना पाए। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदराबाद से नेमत साहब। हाँ, कैसे हैं फ़हीम साहब, कैसे खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे नेमत साहब आज के टॉपिक पे? आज के टॉपिक में ये बात कहूँगा कि जितना भी कहें कम है मोहतरमा को। ये 10 साल क्या, आइंदा 1000 साल तक भी ये हादसा, ये वाक़या नहीं भूल पाएंगे, ना किताबों में, ना अखबारों में, ना किसी के। ये ताहयात याद रहता रहेगा आइंदा आने वाली नस्ल तक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप क्योंकि प्रोग्राम के अपने अख्ताम का वक्त, तो आप कुछ ख़ास तौर पे पैगाम देना चाहेंगी ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि बीबी ने ख़वातीन को जो है वो एक ताकत जो है वो बिल्कुल उन्होंने देने की कोशिश की। हर शोबे में उन्होंने सोचा, कहा कि ख़वातीन जो है ना वो सामने आने चाहिए। तो आप भी कुछ देखिए, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी मसाइल हैं ना उनका हल पॉलिटिकल है। तो लोग पॉलिटिकल रह के अपने मसाइल का हल नहीं तलाश कर सकते। तो बीबी की सियासत भी ये थी कि ख़वातीन आधा फ़ीसद हैं आबादी का, और जिस तरह सियासी उमूर हैं, सियासी जिद्दोजहद है, उसमें ख़वातीन को भी बिल्कुल उसी तरह पार्टिसिपेट करना चाहिए जिस तरह मर्द हैं। और उन्होंने ख़ुद अपनी एक हिस्ट्री लिख के गई हैं। उन्होंने शी रोट हर हिस्ट्री की जगह मैं कहूँगी हर हिस्ट्री लिख के गई हैं वो। और उन्होंने साबित किया है कि एक औरत जो कि बच्चों को भी पाल सकती है, अमूर ख़ानदारी भी पूरे कर सकती है, सियासी झगड़े भी निपटा सकती है, और प्राइम मिनिस्टर की सीट भी, मुल्क भी अच्छे से चला सकती है। हमारे पास एक बहुत उम्दा प्रेसिडेंट छोड़ के गई हैं बीबी, जिसको हमें उनके फुटप्रिंट्स को हमें फॉलो करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बेनज़ीर का जो नुकसान है और जो एहसानिया है उसको हम रहती दुनिया तक याद रखेंगे। बिल्कुल सही है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि हमारे यहाँ लीडर्स, बड़े लीडर्स और कामयाब लीडर्स जो हैं वो बहुत कम मिले हैं हमें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उसी किस्म के लीडर्स में से एक थी जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। खुदा करे कि हमें आइंदा भी इसी तरह के बड़े लीडर्स मिलें, जो, क्योंकि अगर लीडर्स बड़े होंगे, उनके फ़ैसले बड़े होंगे, आवाम भी बड़े मुकाम तक पहुँचेगी। तो मैं अपने सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब तशरीफ़ लाए। फुरकान बॉबी की खूबसूरत आवाज़ के साथ मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह कल फिर आप दोस्तों से मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बॉबी। चूँकि मोहतरमा का भी यही पैगाम था। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, अस्ल दास्तां तुम हो। नफ़रतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा